नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप में। कुंडली एनालिसिस की मेरी ये क्लासेस चल रही हैं और आज है हमारा क्लास नंबर 5। उम्मीद है आपने पिछले चारों क्लासेस देख लिए होंगे। आप उन्हें देखकर अपने नोट्स बना लें। पीडीएफ चाहिए तो आप वो मेरे से ले सकते हैं मेरे नंबर 9013798899 पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं इस वीडियो से, वो सबसे पहले 2-3 काम करें और छोटे-छोटे काम करें वो। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपका सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, बेल आइकन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दें जिससे जो भी वीडियो है आपको समय-समय पर मिल सके। और आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो उसे कभी भी लाइक करना ना भूलें। ये मैं आपको अपने कर्मास बता रहा हूँ। मेरे वीडियो नहीं, आप जिस भी वीडियो को देखते हैं, यदि उससे आपको कोई जानकारी मिलती है तो ये 3 काम ज़रूर करें। उसके चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें और आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कर सकते हैं। इससे आपके कर्मास कंप्लीट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में आपको यदि कोई कुछ ज्ञान देता है तो उसको उसके बदले में आप धन्यवाद ज़रूर कहिए। और यूट्यूब चैनल पर ये धन्यवाद कहने का तरीका है, तो आज से ही आप इसे आदत डालें। मेरे वीडियो को आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, मगर आप इसे आदत ज़रूर डाल लें। अब आ जाते हैं, हम शुरुआत करते हैं आज के विषय पर। अब हमारी ये है क्लास नंबर 5। एक मिनट। अर्लियर हम 4 क्लासेस में अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। अब हम किसी भी कुंडली की, सबसे पहले हम वीकेस्ट लिंक इन चार्ट, कुंडली की कमजोर कड़ी को ढूंढेंगे कि आपकी कुंडली में कौन सी चीजें हैं जो आपकी कुंडली को कमजोर कर रही हैं, जिनकी वजह से आपको परेशानियां जिंदगी के अंदर आएंगी, जिनकी वजह से स्ट्रगल आएगी। हम किसी भी कुंडली को एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके वीक पॉइंट, कमजोर बिंदुओं पर ध्यान देंगे कि कौन कौन से कमजोर बिंदु हैं और उन बिंदुओं की वजह से उस व्यक्ति को जिंदगी के अंदर परेशानी आनी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे कमजोर कड़ी, तो इस अध्याय में जो हम पढ़ने वाले हैं कमजोर कड़ी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है की इंडिकेटर्स ऑफ वीकनेस। कमजोरी के मुख्य संकेतक क्या है आपकी कुंडली के अंदर, कि किन चीजों की वजह से आपकी कुंडली कमजोर है, आपको क्या क्या देखना है वहां पर। तो उसमें देखिए, मैंने यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है पॉइंट को। सबसे पहले द 6th, 8th एंड 12th हाउसेस, छठा, आठवां और 12वां भाव, इन्हें हम त्रिक भाव या दुख भाव भी कहते हैं। दु स्थान भी इन्हें बोला जाता है। छठा, आठवां, 12वां भाव, इन पर आप नजर जरूर डालिए। आपकी कुंडली में किस तरीके से डालनी है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा, आपको देखिए आपकी कुंडली के अंदर अस्त ग्रह कौन कौन से हैं। अस्त ग्रह, तो अस्त ग्रह को भी हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अस्त ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं। और जब ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं तो वो अपने फल देने की स्थिति में नहीं होते, तो जो आपको फल नहीं दे पाएगा उसके फल आपको ता जिंदगी नहीं मिलेंगे। अब फल नहीं मिलना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, इसने खराब फल तो नहीं दिए, नहीं दिए कोई बात नहीं, खराब नहीं मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि कोई प्लेनेट आपको फल नहीं दे रहा है तभी भी वो आपकी जिंदगी में परेशानियों की वजह बनेगा। सपोज भूमि और मकान का कारक मंगल और या आपका चतुर्थ लॉर्ड आपको फल नहीं देगा तो आप मकान नहीं बना पाओगे। मकान नहीं बना पाओगे तो आपको, उसने आपका बुरा नहीं किया मगर अच्छा भी नहीं किया, तभी भी आपकी जिंदगी के अंदर हमेशा परेशानियां और स्ट्रगल बनी रहेंगी। शादी के कारक ने आपको शादी में परेशानी नहीं दी, उसने शादी नहीं करवाई आपकी, तो शादी नहीं करवाई, उसने अपने फल नहीं दिए। शादी कराना उसका काम है, जब उसने आपको फल नहीं दिए तो इसका मतलब आप जिंदगी में उस चीज की वजह से परेशान। परेशानी की दो चीज वजह होती है, एक हमारे पास कोई चीज नहीं है तभी भी हम परेशान रहेंगे, दूसरी है और वो आपको तकलीफें दे रही है। ये दोनों ही वजह से हमारी जिंदगी के अंदर परेशानियां होंगी, स्ट्रगल होगी, संघर्ष रहेगा। तो यहाँ पर आपका कंबस, जितने भी प्लेनेट होते हैं वो आपके यहाँ पर पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। कंबस प्लेनेट के बारे में आपको देखना है तो मेरे आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहां पर उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी। मैं हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगा कि आपको यूट्यूब पर इसके बारे में एक अलग से वीडियो देखना चाहिए। कंबशन को मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर मैं एक एक कंसेप्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या देखना है। और नेक्स्ट होता है षडबल। एक ग्रह के 6 प्रकार के सामूहिक बल होते हैं, उन्हें षडबल बोलते हैं। षडबल की आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी लोग उच्च नीच यहाँ वहाँ वो सारी चीजें देखते हैं, वो आधा अधूरा ज्ञान है, वो 10% भी ज्ञान नहीं है। आपको षडबल का उपयोग करना आना चाहिए।
पहले के जमाने में गणित की कैलकुलेशन खुद करनी पड़ती थी, घंटों तक षटबल कौन करेगा, तो ज्योतिषियों ने उच्च नीच इस तरीके के कंसेप्ट बना रखे थे, उसी के बेस पर ग्रहों का बल देखते थे और उसी के बेस पर वो भविष्यवाणियां किया करते थे। मगर आपको लघु बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार किसी भी ग्रह का यदि बल देखना है तो आपको षटबल का उपयोग करना आना चाहिए। आजकल आपके सॉफ्टवेयर के अंदर षटबल आसानी से अवेलेबल होता है, इसका भी आपको मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगा, आसानी से आप जाकर देखिएगा और षटबल को जरूर सीखेगा यदि आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो। अब आ जाता है यहाँ पर जो मैंने 1 by 1 जिन 3 पॉइंट की बात की थी, 6, 8 एंड 12th हाउसेस किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए रोल ऑफ त्रिक हाउसेस, त्रिक भावों की क्या भूमिका है। इन भावों को अंडरस्टैंड करिएगा जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले 6, 8, 12वें भाव को हम त्रिक भाव या दुस्थान या दुख भाव बोलते हैं। यहां पर क्या होगा देखिए इनका प्रभाव, किसी भाव उसके स्वामी या कारक का इन भावों के साथ संबंध, किसी भी भाव का 6, 8, 12 भाव से संबंध हो जाए, किसी भी भाव के स्वामी का 6, 8, 12 से संबंध होता है, किसी भी भाव के कारक का 6, 8, 12 से संबंध हो जाए तो उस क्षेत्र से रिलेटेड आपकी जिंदगी के अंदर परेशानियां मानी जाएंगी। उन भावों को, उन मालिकों को, मतलब स्वामियों को और उन कारकों को पीड़ित माना जाएगा। छठे, 8वें, 12वें भाव से संबंध बनते ही वो पीड़ित हो जाता है। द्विस्थान से संबंध बनते ही किस तरीके से, सपोज किसी भी भाव के अंदर 6, 8, 12 का स्वामी जाकर बैठ गया, वो भाव पीड़ित हो गया। किसी भी ग्रह के साथ 6, 8, 12 के स्वामी की युति होगी या उसका दृष्टि होगी, वो ग्रह पीड़ित हो गया, चाहे वो कारक है या किसी भी भाव का स्वामी है। किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाकर बैठ गया तो वो खुद पीड़ित हो गया। प्लेनेट 6, 8, 12 में जाकर बैठकर पीड़ित हो जाता है और एक पीड़ित ग्रह हमेशा अशुभ परिणाम देता है, ये ध्यान रखना है। जब किन्हीं भी भावों का स्वामी हो, इस नियम को, इस सूत्र को, इस मंत्र को आप गांड बंद कर याद रख लीजिए कि पीड़ित ग्रह कभी भी अच्छे फल नहीं देता। और सबसे बड़ी पीड़ा किसी भी ग्रह की, किसी भी भाव की, किसी भी कारक की है कि उसका 6, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों के साथ किसी भी तरीके का संबंध बन जाए, युति वाला संबंध हो, दृष्टि वाला संबंध हो या स्थान प्लेसमेंट वाला संबंध हो, तो वो पीड़ित हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहते हैं कि कोई भी ग्रह अपनी दशा और अंतरदशा में अपने स्वामित्व लॉर्डशिप वाले भावों के रिजल्ट देता है, ये सामान्य नियम है, लघु पाराशरी का यह नियम है। मगर हम बीवी रमन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें माना जाता है कि कोई भी ग्रह मुख्य रूप से अपनी दशा और अंतरदशाओं में मूल त्रिकोण राशि के रिजल्ट देता है। अब एक ग्रह की 2 राशियां हैं कुंडली में और सपोज मूल त्रिकोण राशि उसकी 6, 8, 12 के अंदर पड़ रही है, तो मूल त्रिकोण राशि के प्रमुख रूप से रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसी ग्रह की दशा आएगी तो आपको दुस्थान 6, 8वें और 12वें भाव के अधिक परिणाम मिलेंगे। हालांकि 6, 8वें और 12वें भाव के सभी परिणाम अशुभ नहीं होते, मगर अधिकतर ये आपके खराब परिणाम देने के लिए बदनाम है ये भाव। इसलिए आपकी जिंदगी के अंदर ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आप नहीं चाहते। लाइक आपको बीमारी हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है, आपको अकेले में रहना पड़ सकता है, इस तरीके की स्थिति आ जाएंगी। तो जिनकी भी आपकी त्रिस्थानों पर, त्रिक स्थानों पर जिनकी भी मूल त्रिकोण राशि होती है, उन ग्रहों की दशाओं में भी हमें सावधान होना पड़ेगा। तो ये नियम है मूल त्रिकोण साइन। यदि किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 6, 8 या 12वें भाव में आती है तो वह ग्रह मुख्य रूप से उन्हीं भावों के प्रभाव दिखाएगा। अब ध्यान से समझिए, देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सपोज आपकी कर्क लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की मैं कुंडली बना देता हूं। आप में से बहुत सारे लोग फिर ये प्रश्न करते हैं कि सर एग्जाम्पल से बताइए, तो चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। उम्मीद है आपको जल्दी नहीं होगी, मुझे बताने में कोई जल्दी नहीं है, यहाँ पर आप सीख कर जाएंगे और इससे आप जुड़े रहिएगा। जैसा मैं हर एक उसमें अपना कोर्सेज के बारे में बताता हूँ, जो भी लोग भृगुनंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं, बेसिक एंड एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो बहुत जल्द कोर्स आने वाले हैं। आप रजिस्टर करिए, जो लोग जल्दी रजिस्टर करेंगे उसको हम लोग कुछ डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं, तो आप देर ना करें और जल्दी से इनको रजिस्टर कर लें। ये अपना आप में कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी है, भृगुनंदी नाड़ी भी आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी करे बगैर भी भविष्यवाणी करना आ जाएगा। केपी एस्ट्रोलॉजी तो पूरी एस्ट्रोलॉजी और कई मायनों में तो वो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी ज़्यादा अच्छी है। चलो, और उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9013798899 पर। कृपया कॉल ना करें, आप मैसेज करें, आप कॉल हम कर लेंगे। तो देखिए, एक कैंसर लग्न की कुंडली मैंने बनाया, यहाँ पर 4 साइन है।
यहां पर आपका 5, 6, 7, 8, 9, मैं केवल वही राशियां लिख रहा हूं, 9, 10, 11, 12। अब इसको जरा आप ध्यान से देखिए, यहां पर आप गुरु को हम लघु पाराशरी के हिसाब से तो इसको मैं शुभ मानकर चलूंगा क्योंकि इसकी त्रिकोण में राशि है। मगर जब गुरु की दशा आएगी तो वो अपनी दशा के अंदर मुख्य रूप से छठे भाव के रिजल्ट देगा। छठे भाव का रिजल्ट का मतलब आपको ये 3D का रिजल्ट देता है, डिस्प्यूट, डेट एंड डिजीज, रिप, रिपू, रोग और ऋण। इन तीनों के रिजल्ट देता है। हालांकि ये कंपटीशन में सक्सेस भी देता है, आपको नौकरी भी दिलवाता है, सेवा में भी दिलाता है, आपको डिसिप्लिन भी लेकर आता है, स्पोर्ट्स वगैरह में आपको सक्सेस दिलवाता है। मगर जब भी इसकी दशा आएगी आपको यहाँ के तो रिजल्ट प्रमुख तौर पर मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इस गुरु की जो राशि है, हालांकि इसको ओवरऑल हम शुभ मानकर चल रहे हैं क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है, मगर इसकी मूल त्रिकोण राशि जब यहाँ पर आपकी पड़ रही है, आपकी छठे भाव में है, तो ये अपनी दशा के अंदर छठे भाव के भी रिजल्ट देगा, तो आपको परेशानियां देगा। ये निश्चित तौर पर इस चीज को बिल्कुल भी बुलाना नहीं है, क्योंकि जहां पर भी मूल त्रिकोण राशि आती है उन भावों के रिजल्ट मुख्य रूप से मिलते हैं। तो ये एक नियम है। अगला है, देखिए रिलेशनशिप में पहले ही बता चुका हूं, संबंध। यहां पे 3 तरीके के इंपैक्ट होंगे। यदि किसी भी ग्रह का संबंध इनके स्वामियों से हो जाए या इन भावों से हो जाए, छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी से हो जाए, तो वो पीड़ित हो जाएगा। तो जब कोई भी ग्रह पीड़ित होता है तो वो आपको अच्छे परिणाम नहीं दे सकता है, ये नोट कर लीजिए। चाहे वो किसी भी भाव का स्वामी हो, पीड़ित ग्रह आपकी जिंदगी के अंदर परेशानियां ही लाएगा, जो क्योंकि जो स्वयं पीड़ित है वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता और पीड़ित ग्रह आपको खराबी रिजल्ट देगा। नेक्स्ट देखिए, द 6th हाउस पैराडॉक्स, छठे भाव में एक विरोधाभास है, ध्यान रखना है। आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन अराइज कर देंगे कि छठे भाव के अंदर अशुभ प्लेनेट जब जाते हैं, अशुभ ग्रह, राहु चला गया, मंगल चला गया, ये आपका शत्रु नाशक योग बनाते हैं। मैं एग्री करता हूं, शत्रु नाशक तो योग बनाएंगे, मगर ये बाकी अच्छे परिणाम नहीं देंगे। बहुत लोग कहते हैं कि छठे भाव के अंदर अशुभ ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, नहीं, परिणाम छठे भाव में कोई भी अच्छे नहीं देगा, ये ध्यान रखना है। छठे भाव में जाकर वो ग्रह पीड़ित हो जाता है, मगर एक अशुभ ग्रह जब छठे भाव में अशुभ स्थान में जाता है तो वो शत्रु अंता योग बनाता है, और इसके अलावा बाकी कोई भी परिणाम अच्छे नहीं होंगे, तो इसको अपने दिमाग से हटा दें। अच्छे फल देंगे ये शब्द बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। हाँ, शत्रु से विजय आपको दिला देंगे, क्योंकि छठा भाव आपका एक्चुअली विक्ट्री का भाव है। वहां पर जो सोर्स होगा, जो जगह होगी जिस पर वो बैठकर वो रिजल्ट देता है किसी भी तरीके के, वो आपको जीत कर दिलाएगा रिजल्ट, इसलिए शत्रु को हराने में वो आपकी मदद करेगा, बाकी वो अच्छे परिणाम देगा। ऐसा मानना बिल्कुल ही 100% गलत है। तो यहां पर हमने क्या किया है, हालांकि छठे भाव में अशुभ ग्रहों को शत्रुओं पर विजय के लिए अच्छा माना जाता है, ये ध्यान रखना, लेकिन वे जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव संबंधित फलों में संघर्ष करना पड़ेगा आपको। आपका लग्न लॉर्ड छठे भाव के अंदर चला गया तो लग्न से रिलेटेड फलों में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि वो अशुभ ग्रह है और वो छठे भाव में बैठा है तो वो आपको शत्रु पर विजय दिला देगा, मगर शत्रु हो सकता है आपका कोई शत्रु ही ना हो, तब वो क्या क्या फल देगा आपको। कंपटीशन के समय पर यदि उसकी दशा आ गई तो आपको कंपटीशन में सक्सेस दिलवा देगा, मगर बाकी सभी तरीके के जिन भी भावों का स्वामी है, सपोज 5वें भाव का स्वामी आपके छठे भाव में चला गया तो 5वें भाव से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आने वाली है। 7वें भाव का स्वामी छठे भाव में चला गया तो 7वें भाव से रिलेटेड आपको समस्याएं आती रहेंगी। तो यह कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं रखना कि अशुभ ग्रह छठे भाव में जाकर अच्छे फल देते हैं, इसको दिमाग से आप निकाल देना। यहां पर उदाहरण दिया है, यदि 10वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 से आपका कनेक्शन बना दे, 6 से 12 से कनेक्शन बना दे, तो उस पर्सन की लाइफ के अंदर हमेशा परेशानी, अचानक बाधाएं, परेशानी छठा भाव है, 8वां अचानक बाधा है, और विदेश से संबंधित संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अब विदेश में जाने को आप सोचते हो कि हम फॉरेन में चले गए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि विदेश में जाकर संघर्ष नहीं करता। आप यहां से जाओगे उसमें भी संघर्ष करोगे, वहां पर पूरी जिंदगी आप थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सकते हो, मगर संघर्षशील जिंदगी होती है। अपने देश से जब हम बाहर जाते हैं तो संघर्ष आपकी लाइफ के अंदर होगा, अलग तरीके का संघर्ष होगा, उसे हम स्वीकार नहीं कर रहे, एक अलग बात है, मगर संघर्ष लगातार बना रहेगा। अब आ जाता है यहां पर नेक्स्ट कंसेप्ट है अस्त ग्रह का। तो अस्त ग्रह क्या होता है, जब सूर्य के, आपको मालूम है जब भी कोई ग्रह करीब आ जाता है तो उसे अस्त बोलते हैं। आजकल आपको डिग्री याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके सभी सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा होता है कि ये ग्रह कम्बस्ट है, अस्त है, तो उससे देख लीजिएगा। बुध और शुक्र के अस्त होने को उतना ज्यादा खराब नहीं माना जाता जब तक कि वो बहुत ज्यादा नजदीक ना हो। उसका कारण यह है कि बुध और शुक्र तो अक्सर सूर्य के पास ही होते हैं, तो उन्हें अस्त का उतना बड़ा दोष नहीं लगता जितना कि बाहर के चारों प्लेनेट को लगता है, जिन्हें हम एक्सटीरियर या बाहर बाह्य ग्रह बोलते हैं, शनि, मंगल,
गुरु को आपका काफी ज्यादा लगता है और चंद्रमा को भी अस्त होने का आपका दोष लगता है। चंद्रमा जब अस्त होता है तो दरअसल वो अमावस्या का दिन होता है। अमावस्या का चंद्रमा आपका पक्ष में कमजोर हो जाता है, पक्ष बल में कमजोर हो जाता है, इसलिए भी वो खराब हो जाता है, उसे हम अशुभ मानकर चलते हैं। यहाँ पर किस ग्रह का क्या होगा अस्त होने का, ये आप मैंने परिणाम बताए। देखिए, अस्त होने पर आप ध्यान रखिएगा, वो अपने जो खुद के सिग्निफिकेशन है, नेचुरल सिग्निफिकेशन ज्यादा खराब होते हैं उसके। लॉर्डशिप के रिजल्ट उतने खराब नहीं होंगे क्योंकि वो आपके षडबल पर भी डिपेंड करेंगे, मगर जो पर्सनल सिग्निफिकेशन है, हर ग्रह के कुछ काम होते हैं कि वो इन चीजों का आपको परिणाम देगा, जिन्हें हम कार्यकत्व बोलते हैं ग्रह के। तो अपने कार्यकत्व से रिलेटेड जो भी परिणाम है उनमें कमी आ जाएगी। अस्त होने का मतलब होता है कमजोर पड़ जाना। जब कोई कमजोर होगा तो अपने परिणाम देने की स्थिति में नहीं होगा। यदि आपका शनि अस्त है तो कार्य के प्रति जागरूकता में कमी आ जाएगी, हेल्थ स्वास्थ्य समस्या आएंगी, पुराने रोग होंगे और नकारात्मकता आएगी। पुराने रोग क्योंकि शनि स्लो चलता है तो रोग को आपका आराम से ठीक होने की स्थिति में नहीं आने देगा। आपके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होगी, जिसे हम बोलते हैं आलस्य या लेजीनेस क्रिएट हो जाएगा। मंगल यदि अस्त है तो मंगल का काम है भाइयों के साथ परेशानी, क्योंकि ये भाइयों का कारक भी होता है, तर्क शक्ति की, लॉजिक का कारक भी है। तर्क का कारक मंगल होता है, तर्क शक्ति में कमी हो जाएगी, रक्त संबंधी विकार हो जाएंगे क्योंकि रक्त का कारक है, और वो आदमी चिड़चिड़ापन रहेगा, बात बात पर वो चिड़चिड़ा रहेगा, जिसका कि मंगल अस्त है। शरीर के अंदर एनर्जी की भी कमी होगी क्योंकि एनर्जी का भी कारक है। यदि गुरु अस्त है तो संतान संबंधी परेशानी हो सकती है क्योंकि गुरु संतान का कारक है। मैं उसके कारकत्व के बेस पर बता रहा हूं, लॉर्डशिप पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता जितना कि कारकत्व पर असर पड़ता है। धन संचय में बाधा होती है क्योंकि धन का कारक भी आपका जुपिटर है, गुरु है, आपका फाइनेंसेस का कारक गुरु होता है। असंतोष और पेट के रोग भी होंगे आपका जब भी जुपिटर आपका वो होगा, तो आपके अंदर किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं होगी क्योंकि विवेक कम हो जाएगा, आपका बुद्धिमत्ता कम हो जाएगी। बुद्धिमत्ता बहुत जरूरी होती है संतुष्ट होने के लिए। हमारे साथ अच्छा हो तभी भी संतुष्ट होंगे, बुरा हो तभी भी संतुष्ट होंगे। हम कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका कि गुरु अस्त नहीं है, गुरु मजबूत है। फिर चंद्रमा अस्त होता है तो माता के लिए कष्टकारक होता है, मेंटेलिटी उसकी खराब हो जाती है, मानसिक अस्थिरता आती है, अत्यधिक आलस आता है, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। उसका कारण ये होता है कि उसकी जो विचारधारा है नकारात्मक या नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, और नेगेटिव थिंकिंग की वजह से वो किसी तिल का ताड़ बना लेगा, छोटी सी बात को, नेगेटिव बात को बहुत बड़ा बना लेगा और पॉजिटिव बात को बड़ा नहीं बताएगा, उसको इग्नोर कर देगा, तो उसके मन में नकारात्मक विचार अधिक रहेंगे। शुक्र जो होता है वो वैवाहिक जीवन का कारक है, आपको मालूम है, तो उससे वैवाहिक जीवन में हानि होती है। शुक्र यदि सूर्य के बहुत नजदीक हो तो संतान प्राप्ति में काम प्रॉब्लम आती है, स्पर्म की कमी हो जाती है, इसलिए संतान प्राप्ति नहीं होती। वैवाहिक सुख में भी कमी होती है, इच्छाओं की पूर्ति पूरी तरीके से नहीं होती। हार्मोन्स का कारक होता है, इसलिए हार्मोन्स का असंतुलन होगा, जीवन साथी से भी उसको परेशानी होगी जब भी आपका शुक्र अस्त है। फिर आता है आपका मरकरी, तो मरकरी बुद्धि का कारण होता है। शिक्षा में कमी होगी यदि मरकरी अस्त है तो, क्योंकि वो शिक्षा का कारक है। वाणी दोष होगा, बोलने में कंट्रोल नहीं होगा, वो पर्सन अकला भी सकता है, नहीं भी तो उसके अंदर फ्लुएंसी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी अच्छे से अपनी बातें रखने में नहीं होगा, और व्यापार में हानि के योग भी बनते हैं क्योंकि वो इन सभी चीजों का कारक है। तो जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वो अपने जो भी उसके खुद के कारकत्व हैं उसकी स्वामित्व से कोई लेना देनी नहीं है, अपने कारकत्वों की हानि पक्का तौर पर होती है। और आप अस्त ग्रहों का मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप डालिएगा कंबस्ट प्लैनेट बाय डॉक्टर महेश जोशी, आप गूगल पर भी डालोगे तो आपको वीडियो आ जाएगा मेरे सामने, और उस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने डिटेल में बताया हुआ अस्त ग्रहों से रिलेटेड क्या क्या आपके कारकत्व को नुकसान होता है। यहां पर एक विशेष नोट डाला हुआ है, यदि चंद्रमा अस्त है तो मन हमेशा परेशान रहेगा। किसी भी अस्त ग्रह का प्रभाव उसकी दशा के दौरान सबसे अधिक महसूस होता है, क्योंकि वो जब भी उसका काम होगा तभी, जब दशाओं में ही ऑपरेट करता है कोई भी ग्रह, तो दशाओं के समय अस्त ग्रह का सबसे ज्यादा वो होता है। अब आता हूं, मैं बताता हूं आपको बल। जो हम देखते हैं ये दिग्बली है या ये उच्च का ग्रह है, ये इस राशि में बैठ गया है, नवांश में उस राशि में चला गया है, यहां चला गया है, इन सभी चीजों का एक ही बेजोड़ जवाब है आपका, फाइनल एक ही वो है कंक्लूजन। आपको बहुत चीजें एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। षडबल रामबाण है आपके किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ को देखने का, तो उसे आप इग्नोर ना करें। षडबल का मेरा वीडियो आप जरूर देखें, षडबल आप सीखें। यदि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, षडबल नहीं आता है तो आप जितनी मर्जी एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, आपको एस्ट्रोलॉजी फिर नहीं आएगी।
है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी षटबल के बगैर। आप जो भी बल उच्च नीच का मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि नीच का बल जो ग्रह है आपकी कुंडली में वो उच्च के ग्रह से भी बली हो सकता है बहुत सारे केसेस में। इसलिए अब नीच ऊंच पे ही ज्यादा फोकस करते हैं लोग, इस राशि में चला गया उस राशि में चला गया, उस पर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। मगर जब हम षटबल निकाल लेते हैं तो ये सारी चीजें कंसिडरेशन के अंदर आ जाती हैं। जो आपका ग्रह बल का केवल 3% हिस्सा होता है आपके उच्च और नीच होने से, जिस पर हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। दिग्बली होने का भी एक पार्ट होता है, मगर वो इतने ज्यादा नहीं वैल्यू रखते जितना कि हम उसे वेटेज देते हैं। तो आप षटबल को जरूर सीखिएगा यदि आप कुंडली एनालिसिस कर सीखना चाहते हैं। यदि आप मन में वैसे ही मान के चलते हैं कि आपको आती है तब तो बात अलग है, मगर षटबल का प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन यदि जब तक नहीं आएगा आप इसको सीख नहीं सकते। आपको जिसको चाहिए तो मैं शेड्यूल का वीडियो भी शेयर करूंगा, आप मेरे नंबर पर कमेंट करिएगा। आपको जो भी वीडियो चाहिए वो भी आप करिएगा, और आप हेजिटेट ना करें। मेरा जो नंबर है 9013798899 पर मैंने टीम लगाई हुई है 4-5 लोगों की। वो आपकी जो भी क्वेरीज आएंगी, जो भी मटेरियल चाहिएगा वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सभी लोगों तक इसको एस्ट्रोलॉजी को आगे ले जाना है। षटबल 6 तरीके के होते हैं और ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है गणितीय तौर पर। एक होता है स्थान बल पोजिशनल स्ट्रेंथ, दूसरा होता है दिग्बल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, तीसरा होता है कालबल टेम्परल स्ट्रेंथ, चौथा होता है चेष्टा बल मोशनल स्ट्रेंथ, पांचवा होता है नैसर्गिक बल, छठा होता है दृष्टि बल। पांचवें बल को चाहे आप हटा भी दो, क्योंकि ये सभी की कुंडली में फिक्स होता है। नैसर्गिक नेचुरली ग्रहों की जो आपकी स्ट्रेंथ है वो फिक्स है। बाकी बल आपकी कुंडली में पोजिशनल स्ट्रेंथ ये सारी चीजों को डिसाइड कर लेता है। देखिए किस राशि में गया, उच्च का है नीच का है, कहां पर बैठा है, किस भाव में, इसके अंदर आ जाता है। तो 6 में से केवल एक कंपोनेंट है, और इसके अंदर भी 5-6 चीजें आती हैं पोजिशनल स्ट्रेंथ के अंदर। इसलिए ये आपका इसको पूरे सभी बलों को ऐड करने पर जो आता है षटबल, वो उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बताता है। अब यहां पर देखिए की प्रिंसिपल्स क्या है, षटबल को कैसे यूटिलाइजेशन करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसको षटबल की जानकारी लेनी है वो हमें मैसेज करेगा, हम उसको उसका वीडियो दे देंगे। रिजल्ट्स फॉलो स्ट्रेंथ, बल के अनुसार फल। ये बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार एक ग्रह अपनी शक्ति के अनुसार ही अपनी दशा में शुभ या अशुभ फल देता है। जब उसने शुभ फल देने हैं, देखिए ग्रह जब फल देगा तो ये ध्यान रखना है, पीड़ित ग्रह कभी भी अच्छे फल नहीं देगा। अब खराब फल देगा वो, अब पीड़ित ग्रह खराब फल देगा तो कितने खराब देगा, यह निर्धारित करने का तरीका है कि उसके अंदर कितनी ताकत है। और ताकत किससे पता चलेगी? षटबल से। जिस ग्रह ने आपको खराब फल देने हैं, यदि उसका षटबल ज्यादा है तो आप समझिए वो आपके लिए परेशानी का कारक है। उसका षटबल कम है तो समझिए वो ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो खराब फल दे रहा है उसके अंदर ताकत नहीं है। इसी तरीके से जिस ग्रह ने आपको अच्छे फल देने हैं और यदि उसका षटबल कम हो जाता है, तो अच्छे फल देने वाला ग्रह कमजोर हो गया तो आपको फल नहीं दे पाएगा। तो कमजोर ग्रह आपको क्या फल देगा? तो आपके लिए वो खराब है। तो ग्रह का हमेशा षटबल में मजबूत होना आपके फायदेमंद नहीं होता। जिस ग्रह ने आपका बुरा करना है, यदि वो षटबल में कमजोर है तो आपके लिए बढ़िया है, मगर जिसने आपका अच्छा करना है वो षटबल में कमजोर है तो आपके लिए खराब है। तो इस चीज को आप दिमाग के अंदर रखेंगे। अब आता है प्लेसमेंट वर्सेस स्ट्रेंथ। दो चीजें होती हैं, कहां रखा हुआ है, और एक है स्ट्रेंथ। प्लेसमेंट तो ये निर्धारित करेगा कि वो आपका डिग्निटी जो हम डिसाइड करते हैं कि ग्रह पीड़ित है या नहीं पीड़ित है, वो पता चलता है प्लेसमेंट से, और स्ट्रेंथ से ताकत पता चलती है। अब इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। एक ग्रह षटबल में बलवान हो सकता है, लेकिन यदि वो 8वें 12वें भाव में स्थित है, मतलब पीड़ित हो गया, तो वो आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा, खराब ही परिणाम देगा। पीड़ित ग्रह कभी अच्छे फल नहीं देता। इसलिए षटबल से गलतफहमी दिमाग के अंदर ना पले कि ये तो षटबल में बली है तो आपको अच्छे फल देगा। अच्छे और बुरे फल देना उसकी डिग्निटी पर निर्भर करता है कि वो आपका अच्छी स्थिति में, शुभ ग्रहों के असर में, दुस्थान का कोई भी उस पर असर नहीं है। ये तो निर्धारित करता है वो कैसे फल देगा। किन्हीं भी भावों का स्वामी अच्छे फल दे सकता है, यह भी ध्यान रखना है। बहुत लोग सोचते हैं छठे भाव का स्वामी अच्छे फल नहीं दे सकता। छठे भाव के अच्छे फल तो आपको छठे भाव का स्वामी ही देगा। कंपटीशन में सक्सेस आपको छठे भाव का स्वामी देगा। 8वें भाव का स्वामी आपको रिसर्च में आपको सक्सेस दिलवाएगा। इसी तरीके से आपको इनहेरिटेंस 8वें भाव का स्वामी दिलवाएगा। हालांकि 8वें भाव के स्वामी से जो भी प्राप्ति होती है वो एक दुख के बाद प्राप्ति होती है, कभी भी सीधा प्राप्ति नहीं होती। मतलब उससे पहले कोई दुख भरी घटना होगी तभी आपको प्राप्ति होगी 8वें भाव के स्वामी से। और 12वें भाव से जो भी प्राप्ति होती है उसमें आपको अपना ग्रह स्थान छोड़ना पड़ता है। 12वें भाव में आपको जरूर नुकसान होगा, तभी आपको कुछ प्राप्ति होगी। बगैर नुकसान के 12वें भाव में भी कोई प्राप्ति नहीं होती है, यह आप हमेशा ध्यान रखें।
फाइन। तो यहाँ पर देखिए प्लेसमेंट वर्सेस स्ट्रेंथ में एक ग्रह षट बल में बलवान हो सकता है, लेकिन यदि वो 8वें या 12वें भाव में स्थित है या अशुभ प्रभाव में है तो वह परिणाम देने की पूरी कोशिश करेगा, अंततः पूर्ण फल वो नहीं दे पाएगा। यहाँ अब छठा भी है, ध्यान रखिएगा, 8वां और 12वां ही नहीं है। फुल रिजल्ट, पूर्ण फल, केंद्रीय त्रिकोण में स्थित और शुभ प्रभाव वाला बलवान ग्रह ही पूर्ण बल देगा। अब इसमें दोनों स्थितियां बढ़िया होगी। उसका षडबल भी पूरा है, केंद्रीय त्रिकोण में शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है, मतलब उसका प्लेसमेंट स्थान भी अच्छा है, पीड़ित भी नहीं है और बल भी ज्यादा है, तो आपको पूरे आपके परिणाम देगा। तो ऐसा प्लेनेट ही परिणाम देगा। तो जब हम दशाएं अंतरदशाएं मानते हैं तो लॉर्डशिप पर बेस रिजल्ट कभी भी मत देखिए कि ये आपका 9th लॉर्ड है तो भाग्येश है, अब ये आपका भाग्य बदल देगा, नहीं बदलेगा। भाग्येश भाग्य बदलने के लिए आप देखिए पहला तो उसमें षडबल है कि नहीं, फिर देखिए वो कहाँ बैठा है, फिर देखिए वो पीड़ित तो नहीं है। अब ये तीनों चीजें सही हैं तब तो वो भाग्य बदलेगा, नहीं तो वो आपका भाग्य बदलने की उसके अंदर ताकत ही नहीं है, वो आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। लाइफ लॉन्ग इन्फ्लुएंस, जीवन वन प्रभाव। षटबल में जो भी बलवान ग्रह आपकी कुंडली के अंदर होगा वो आपकी मूल प्रकृति में रस बस जाएगा। यदि षडबल में जो भी ग्रह, आपका सूर्य सबसे षडबल में स्ट्रांग है, तो आपके माइंड के अंदर एक अथॉरिटी हमेशा बनी रहेगी, चाहे आपको दुनिया माने या माने, मगर आपके अंदर उसी तरीके से आप चीजों को हैंडल करोगे। यदि मार्स आपकी कुंडली में षडबल में सबसे बली है तो आपके अंदर अग्रेशन बना रहेगा, हमेशा ताकत का उपयोग करने की कोशिश रहोगे, बात बात पर चिढ़ोगे बिड़ोगे, इस तरीके का होगा। जुपिटर यदि आपका षडबल में बली है तो आपके अंदर बुद्धिमत्ता होगी, लोग आपकी सलाह लेंगे, और जुपिटर का गुरु का आपकी जिंदगी पर पूरा असर होगा। आप नैतिक होंगे और नैतिक मूल्यों से जल्दी से आप हटेंगे नहीं, इस तरीके से हम इसे समझेंगे। तो यहां पर हम शंबरी मैंने एंड में की है, भविष्यवाणी कभी भी एक नियम पर निर्भर होकर नहीं करनी चाहिए। अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ग्रह की मित्रता, शत्रुता, उसकी स्थिति और उसकी शक्ति पर सामूहिक रूप से विचार करना चाहिए। तो सभी चीजों को मिल मिलाकर हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास में कुछ नई जानकारी मिली होगी। इन वीडियोस को आप देख लीजिएगा और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमने एक सीरीज शुरू की है। ये सीरीज मेरी तभी आगे बढ़ेगी यदि आप लोग यदि इसको समर्थन करेंगे, तो मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, क्योंकि ये लंबी सीरीज होने वाली है, इससे आप प्रेडिक्शन सीख जाओगे। और यदि मेरे को व्यूज़ ही बिल्कुल नहीं मिलेंगे तो फिर मेरा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है और उसमें मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ तभी हम बना पाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।